नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई में थे। 2 साल बाद गए। लाल बाग के गणपति के दर्शन करने गए। उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों साथ में थे। और उसके बाद उन्होंने भाजपा नेताओं की बैठक में जो कुछ कहा वो उद्धव ठाकरे के लिए एक तरह से राजनीतिक रूप से कहें तो सबसे बड़ी चेतावनी है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की है और उद्धव को सबक सिखाना ज़रूरी है। अमित शाह ने कहा कि राजनीति में हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गद्दारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा ने कभी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने केवल बीजेपी से गद्दारी नहीं की बल्कि विचारधारा से भी गद्दारी की और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश से भी गद्दारी की। उनकी पार्टी की जो आज दशा हुई है, जिस हालत में है वो उनके कर्मों का फल है। और ये स्थिति उनकी बनी है उनकी पदलोलुपता, सत्ता की लोलुपता, लालच के कारण आज उनकी पार्टी इस दुर्दशा में है। उन्होंने कहा कि इस सब का जवाब देना है तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में 150 सीटें लानी है। और उद्धव ठाकरे गुट जो बार बार कहता रहा कि बंद कमरे में, खासतौर से संजय राउत कहते थे कि एक बंद कमरे की बैठक में मातोश्री में हुई थी, उसमें अमित शाह ने वादा किया था, उसका भी जवाब दिया। सीधे किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी बंद कमरों में अपनी राजनीति नहीं करती। हम जो कुछ करते हैं खुला करते हैं और जो राजनीति में बेईमानी करता है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो उद्धव ठाकरे को एक तरह से राजनीतिक रूप से ख़त्म करने का बीजेपी ने बीड़ा उठा लिया है। अगर कहीं कोई शंका, कोई गुंजाइश थी कि शायद एक रिकन्सिलिएशन होगा, शायद अब जितना हो गया उसके बाद बीजेपी कुछ और नहीं करेगी, तो ये सब भ्रम दूर हो जाना चाहिए। जो अमित शाह ने मुंबई में जो कुछ कहा है उसके बाद एकनाथ शिंदे का गुट और उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसकी लड़ाई जो अदालत में चल रही, सुप्रीम कोर्ट में चल रही, वो तो चलती रहेगी। लेकिन राजनीतिक रूप से उस लड़ाई का असली आपको स्वरूप देखने को मिलेगा मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में और उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उनमें बीजेपी केवल शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं, बल्कि एनसीपी और कांग्रेस को भी सबक सिखाना चाहती है। तो इसलिए इन चुनावों से पहले आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी से कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी जिस हालत में है, जिस हालत में शरद पवार हैं, उसमें एनसीपी लड़ने की स्थिति में नहीं है। वो एक हारी हुई, एक गिरती हुई और एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका कोई भविष्य का नेता नहीं दिखाई दे रहा है। अजीत पवार बनना चाहते हैं लेकिन शरद पवार चाहते नहीं, वो अपनी बेटी को पार्टी सौंपना चाहते हैं। बेटी में वो योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, वो ताकत नहीं है कि पार्टी पर कब्जा कर सके या पार्टी मिले तो उसको चला सके। तो महाराष्ट्र की राजनीति में मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार शायद पहले कहा था, बहुत बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है और इसकी शुरुआत बीएमसी के चुनाव से हो जाएगी। चुनाव के जो नतीजे आएंगे, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव के जो नतीजे आएंगे, वो महाराष्ट्र की भावी राजनीति की दिशा तय करेंगे। भावी राजनीति की दिशा में महाराष्ट्र एक बार फिर से वन पार्टी रूल की ओर बढ़ रहा है। जो कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक वर्चस्व रहा, बाकी पार्टियां मौजूद तो रहीं लेकिन सत्ता से बहुत दूर रहीं। तो 78 में जो शरद पवार ने बगावत की थी, उसके अलावा 95 में जब शिवसेना बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनी थी, ज़्यादातर समय कांग्रेस पार्टी रही है और कांग्रेस पार्टी का ये वर्चस्व लंबे समय तक चला महाराष्ट्र में। कांग्रेस का वर्चस्व तो ख़त्म हो ही चुका है। एनसीपी और कांग्रेस मिलकर एक ताकत बनते थे, दोनों अब अपने गिरावट की ओर है। अगले चुनाव तक मुझे लगता है कि सबसे खराब परफॉर्मेंस एनसीपी के बनने के बाद और कांग्रेस जब से है
तब से इन दोनों पार्टियों की सबसे खराब परफॉर्मेंस होगी। और शिवसेना जब से बनी है स्थापना के बाद से सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन शिवसेना का इन चुनावों में होने वाला है। केवल मैं स्थानीय निकायों के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव की भी बात कर रहा हूँ। जिस तरह का समीकरण बना है, जिस तरह से आइडियोलॉजी को, विचारधारा को छोड़कर उद्धव ठाकरे गए हैं, उनकी स्थिति न घर के न घाट जैसी हो रही है। विचारधारा से कट गए, जहाँ गए हैं वहाँ जोड़ नहीं पा रहे हैं। जहाँ गए हैं वहाँ की विचारधारा, उनकी विचारधारा स्वाभाविक रूप से कभी रही नहीं है, उसके कभी करीब नहीं रहे, बल्कि पूरे जीवन उनके पिता और उसके बाद उद्धव ठाकरे दोनों इस विचारधारा का विरोध करते रहे, जिस पर कांग्रेस और एनसीपी चलती है। कांग्रेस और एनसीपी की विचारधारा में कोई अंतर नहीं है, शरद पवार कांग्रेस से ही निकले हैं। तो वो विचारधारा जो है वो महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं आती। ये बात महाराष्ट्र के लोग 2014 से लगातार बता रहे हैं। 2014 लोकसभा, 2014 विधानसभा, 2019 लोकसभा, 2019 विधानसभा, 4 के 4 चुनाव में लोगों ने एक स्पष्ट संदेश दिया कि हम बीजेपी की ओर जा रहे हैं। बीजेपी को नंबर 1 पार्टी बनाया चारों चुनावों में। कहीं बीजेपी का ग्राफ ऐसे नहीं गया है। हर चुनाव में संख्या की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि 122 2014 में जीते थे विधानसभा की सीटें और 105 जीते 2019 में। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 2014 में 260 सीटें लड़े थे और 2019 में 150 के आसपास सीटें लड़े थे। लगभग 90-92 सीटें कम लड़ी बीजेपी, तब भी केवल 15 सीटें कम आई। तो बीजेपी का चाहे वोट शेयर देखिए, चाहे सीट शेयर देखिए, बीजेपी नंबर 1 पार्टी 8 साल से बनी हुई है और इन दिनों में उसका जो है रुतबा, उसका जनाधार वो और ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन बात केवल महाराष्ट्र की नहीं है। बात आज जो ये खबर जो अमित शाह के बयान के हवाले से आ रही है सूत्रों से कि ऐसा उन्होंने कहा, तो अगर वो राजनीति में गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करते तो क्या 2 बार गद्दारी करने वाले नीतीश कुमार को बर्दाश्त करेंगे? क्या नीतीश कुमार को सबक सिखाने का बीड़ा बीजेपी उठाएगी? नीतीश कुमार 2 बार गद्दारी कर चुके हैं और सब कुछ देने के बाद भी। शिवसेना को तो वो जो मांग रहे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। 95 में जब शिवसेना बड़ी थी तब की बात छोड़ दीजिए, 2014-2019 दोनों में शिवसेना को जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी ने हमेशा मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। छोटी उनकी पार्टी थी तब भी, बड़ी हुई तो तब तो दिया ही। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से गद्दारी की है, जिस तरह से धोखा दिया है, जिस तरह से पार्टी को छोड़कर गए हैं, पहले 2013 में, फिर 2022 में, और वो अब उन्होंने फिर से नारा दिया है कि बीजेपी मुक्त भारत बनाना है, आप बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। यही बात उन्होंने 2013 में भी जाने के बाद कही थी। तो नीतीश कुमार की बातों का कोई भरोसा नहीं है, नीतीश कुमार की राजनीति का कोई भरोसा नहीं है। वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाए और बनाए रखने के लिए राजनीति करते हैं। उनकी सारी राजनीति इसी के इर्द गिर्द है। लेकिन कहते हैं कि आप कुछ लोगों को कुछ समय बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत से लोगों को भी एक समय बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सबको हर समय बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नीतीश कुमार उसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब उनकी जो चाल है, उनका जो चरित्र और चेहरा है राजनीतिक, वो सबके सामने आ गया है। वो कहाँ से छोड़कर कहाँ गए? उस समय बीजेपी को छोड़कर गए जब बीजेपी परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ अभियान चला रही है। और कहाँ गए? जो पार्टी परिवारवादी है, जो भ्रष्टाचार की आरोपी सिर्फ नहीं है, उसके सर्वोच्च नेता लालू प्रसाद यादव जेल काट कर आए हैं, सज़ा याफ्ता है। और उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम हैं, दोनों के खिलाफ रेलवे घोटाले में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, उनसे गले मिले। और अब वो किससे मिलने जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से, जो भ्रष्टाचार की पर्यायवाची है, जो
परिवारवादी राजनीति की देश में स्थापना करने वाली है। तो नीतीश कुमार के साथ जो दो बड़े प्लस पॉइंट थे कि भ्रष्टाचार का उन पर कोई आरोप नहीं था और उनकी पार्टी परिवारवादी नहीं है, वो दोनों प्लैंक उन्होंने खो दिए। वो दोनों आधार, दोनों अपनी खूबियाँ जो हैं उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। तो आरजेडी के साथ उनकी कुर्सी तो भले बची रहेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ हो सकता है मिलकर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन जाएं, मुझे लगता नहीं है। जिस तरह का दृश्य हमने चंद्रशेखर राव के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का देखा, नीतीश कुमार की गिरावट का वो चरम था। नीतीश कुमार देश में एक गंभीर राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वो दृश्य देखकर लगा कि जैसे किसी नाटक का दृश्य देख रहे हो, कि गांव में कहीं कोई नाटक चल रहा हो उसका दृश्य देख रहे हैं, उस तरह का था। तो नीतीश कुमार की गंभीरता, नीतीश कुमार की सैद्धांतिक दृढ़ता, ये सब खत्म हो चुके हैं। वो सिर्फ कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बना दो, नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट बना दो, नहीं तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दो, हम ही को बनाओ और हमें ही बनाते रहो। नहीं बनाओगे छोड़ कर चले जाएंगे, दूसरी ओर ये सौदा करेंगे। तो ये जो सौदेबाजी की उनकी राजनीति है वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। और मुझे लगता है कि ये तय करना मुश्किल है आज की तारीख में कि किसका ज़्यादा बुरा हाल होगा, उद्धव ठाकरे का या नीतीश कुमार का, राजनीतिक रूप से। तो आने वाले दिनों में नज़र रखनी होगी उद्धव ठाकरे की पार्टी और उन पर, और नीतीश कुमार की पार्टी और उन पर। आप मान कर चलिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कहता रहा कि नीतीश कुमार भागेंगे, भाग गए। उस समय बहुत से लोग मुझसे असहमत थे, कहते थे कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसे ही आप अभियान चला रहे हैं, और नीतीश कुमार भाग कर गए। अब कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार से बदला लेंगे तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी। ये तीनों, मतलब लालू परिवार नीतीश कुमार से बदला लिए बिना नहीं रहेगा। परिवार को उन्होंने ऐसे समय में छोड़ा जब उनको ज़रूरत थी सबसे ज़्यादा, और दोस्ती का धोखा देकर ऐसे समय में जब आरजेडी बड़ी पार्टी बनी तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाकर इसके बावजूद छोड़कर गए। और उसके बाद, छोड़ने के बाद जिस तरह से व्यक्तिगत आक्षेप किए, उसके बाद परिवार ये बात भूला नहीं है। परिवार को इस समय सूट करता था, उनकी रणनीति के मुताबिक उनके लिए फ़ायदेमंद था कि उनको सत्ता मिल जाए, इसलिए समझौता कर लिया। इसका मतलब अगर नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि लालू यादव का परिवार भूल गया है उस अपमान को, उस धोखे को, तो वो गलतफहमी में है। तो उद्धव ठाकरे को अगर सबक सिखाने की बात अमित शाह कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार को छोड़ देंगे या छोड़ देना चाहिए? हालांकि इस बारे में मुझे थोड़ा सा संदेह है। बीजेपी 2 बार धोखा खा चुकी है, 2 बार जो है नीतीश कुमार की गद्दारी को बर्दाश्त कर चुकी है, और नीतीश कुमार से अपमान भी बर्दाश्त कर चुकी है, जब उन्होंने पूरे नेशनल एग्जीक्यूटिव का डिनर रद्द कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत अपमान सहा है, इस सब के बावजूद उनका समर्थन किया, उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखा, तब भी उन्होंने गद्दारी की। तो राजनीति में गद्दारों की अगर बात हो रही है तो फिर सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे को अगर इसकी सज़ा मिलनी चाहिए तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के कोप से बचेंगे? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ भी ऐसा ही अभियान बीजेपी चलाएगी जैसा उद्धव ठाकरे के खिलाफ चलाने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो आप मान कर चलिए कि देश की राजनीति में और भी बड़े बदलाव होने वाले। जो आज की परिस्थिति है उसको देखते हुए कह सकते हैं कि राजनीतिक समीकरण, ध्रुवीकरण, इनमें बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये जो सारे भ्रष्टाचारियों की, परिवारवादियों की एकता है, ये एकता नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? अगर ये एकता हो सकती होती तो जनता दल का विघटन न होता। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और परिवार की पार्टी, ये 2 सबसे बड़े बाधक हैं किसी भी विपक्षी एकता के रास्ते में, और ये दोनों खत्म नहीं होने वाले। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं खत्म होने वाली, न तो परिवारवादी पार्टियां खत्म होने वाली। तो इसलिए नीतीश कुमार जो हल्दी लेकर निकले हैं पटना से, वो हल्दी किस स्थिति में लगेगी इसका थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।